हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या क्या एप्लीकेशन है किसका, डिटर्मिनेंट का, वो अब देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन की, तो वो होता है हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन है। दूसरा बच्चों होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीसरा है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है बात? लीनियर इक्वेशन के क्या देखने हैं? हम सॉल्यूशंस देखने हैं। और चौथा होता है बच्चों टॉर्क। क्लियर है? ये तो बच्चों में फिजिक्स में क्लास 11th में भी पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम इनको देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो भाई, अगर बच्चों मैं दो वेक्टर ले लेता हूं, वेक्टर A1 i कैप और A2 j कैप, और एक B वेक्टर ले लेता हूं V1 i कैप और B2 j कैप। हमारे पास दो वेक्टर हैं। इन दो वेक्टर से बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा बच्चों, वो कुछ ऐसा होगा। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो इसका जो एरिया होता है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चों, वो होता है मॉडुलस, ये मॉड ऑफ A क्रॉस B। ये इसका एरिया है। क्लियर है? इतनी बात यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है बच्चों, उसका जो एरिया होगा वो मॉड ऑफ A क्रॉस B होगा। क्लियर है? चलो भाई, अब हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का क्या यूज आ गया इसमें, अब उसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर आपके पास A क्रॉस B, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप। क्लियर है? चलो भाई, अब बच्चों मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना जा रहा हूं। तो मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा? क्योंकि बच्चों ये चीज तो हमारी मैग्नीट्यूड देती थी और ये क्या देती थी? डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन देती थी। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा A मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? चलो भाई, अब मैं दोनों तरफ बच्चों इसमें क्या कर रहा हूं? स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? मॉड ऑफ A का स्क्वायर मॉड ऑफ B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक कि हमने क्या करा? दो वेक्टर लिए, उससे बनने वाला पैरेललोग्राम लिखा। उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप। इसका हमने मॉडुलस निकाला और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये जो साइन स्क्वायर है बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो मॉड ऑफ A का स्क्वायर मॉड ऑफ B का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब हमारे पास इसकी इसमें और इसकी उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत? ये क्या चीज है बच्चों? ये अगर आप फॉर्मूला याद करो A डॉट B का, तो क्या होता था? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कोस थीटा होता था। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B A डॉट B का स्क्वायर लिख सकता हूं इसे। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई, अब देखो आपके पास दोनों वेक्टर हैं, आप उसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी। तो मैंने क्या करा, यहां पर मॉड ऑफ A निकाला। क्या होगा? मॉड होता था इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। मतलब कि I का कोफिशिएंट कितना है? तो A1 और A2। ऐसी मॉड ऑफ B निकाल सकते हैं। क्या होगा बच्चों? तो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और हम निकाल सकते हैं A डॉट B A डॉट B। अब याद करो A डॉट B कैसे निकाली थी आपने? तो ये था कि अगर हम I की
I से, या J की J से, या K की K से करते थे तो उसकी वैल्यू 1 होती थी, और हमारे पास I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I क्या होता था बच्चों 0। क्लियर है इतनी बात? तो चलो भाई, तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट हमें सिर्फ I की I से करनी है और J की J से, तो ये आ जाएगा आपका A1 B1 और A2 B2। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। फटाफट इसको नोट करो, फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ पर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, एरिया ऑफ ट्रायंगल और लीनियर इक्वेशंस और टॉर्क हम नहीं देखने, वो हम मैथ उसमें पढ़ेंगे फिजिक्स में। फिर मैंने अगर दो वेक्टर अब लिए, उन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाया, उसका एरिया होता है मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। फिर मैंने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिया और दोनों तरफ स्क्वायर किया और फिर उनका मॉडुलस और डॉट प्रोडक्ट की। फटाफट इसे आप नोट करो, फिर देखते हैं इसको आगे। अब देखो बच्चों, हमारे पास इनकी वैल्यूज देखो क्या आती है। तो a क्रॉस b का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी मोड ऑफ a की, मोड ऑफ a की जगह मोड ऑफ b की, मोड ऑफ b की जगह और a डॉट b की। तो कितना आता है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a1 b1 और a2 b2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 जाएगा माइनस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 2a1 b1 a2 b2। क्लियर है इतनी बात? अब देखो बच्चों, a1 b1 स्क्वायर से a1 b1 स्क्वायर, a2 b2 स्क्वायर से, यह भी है काटा नहीं है, a2 b2 स्क्वायर से a2 b2 स्क्वायर। क्या बचा, a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, 2a1 b1 a2 b2। तो ये क्या होता है बच्चों, तो ये आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास क्या आ गया, तो बच्चों हमारे पास a क्रॉस b के मोड का स्क्वायर आ गया a1 b2 स्क्वायर माइनस a2 b1 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? चलो भाई देखते हैं आगे। अब इसका बच्चों दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो देखो क्या आता है। अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट लेता हूं तो a क्रॉस b का मोड इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। हाँ है ना? ये क्या है बच्चों, तो आप देखोगे तो ये आपका a1 और इधर ले लेते हैं b1 और ये a2 b2 ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई a1 a2 b1 b2, भाई a1 b2 a2 b1 या a1 b2 b1 a2। क्यों? क्योंकि भाई जो रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात समझ में आ गई, जब भी हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और हमें a और b दो वेक्टर दिए हुए हैं तो अब उनको हम कैसे लिखेंगे, a1 b1 a2 b2 या a1 a2 b1 b2, और उनका डिटरमिनेंट हमें क्या देगा बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, और एक b वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 5j, और आपसे कहा गया है कि बताओ क्या एरिया होगा इस पैरेललोग्राम का। तो आप क्या करोगे, तुरंत डिटरमिनेंट निकाल दोगे। कितना आएगा, 5 3 15 माइनस 8 यानी कि 7 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतनी बात? कितना आसान था।
फटाफट इसको नोट करो। अब देखते हैं बच्चों हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। फटाफट इसको लिखें, यहां तक कोई दिक्कत हो बताएं। चलो भाई देखते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखो बच्चों हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि मैं दो इक्वेशन ले लेता हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब इसे मैं नॉर्मली सोल्व कर रहा हूं, जैसे आप क्लास 10th में करते थे कि x और y को बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करते थे, वैसे ही कर रहा हूं अभी। तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी किसमें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी a2 से और सेकंड में कर दी a1 से। तो इसमें a2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 a2 x प्लस a2 b1 y a2 c1, इसमें a1 से कर देते हैं a1 a2 x a1 b2 y a1 c2, दोनों को माइनस किया, ये कैंसिल, क्या बचा a2 b1 a1 b2 y a2 c1 और a1 c2। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास y आ गया कितना बच्चों, ये आ गया हमारे पास a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं b2 से और इसमें b1 से। चलो भाई कर दी, तो हो जाएगा b1 a1 सॉरी b2 से करनी है तो b2 a1 x v1 b2 y और v2 c1। इसमें b1 से कर देते हैं b1 a2 x और b1 b2 y और b1 c2 माइनस, तो ये आ जाएगा b2 a1 माइनस v1 a2 x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस b1 c2। तो x की वैल्यू आ गई c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो बच्चों इन पर ध्यान दो, एक इस पर और एक ये जो वैल्यू आई थी आपकी y की इस पर। देखो ये जो नीचे है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डिटर्मिनेंट है क्या भाई, a1 यहाँ पर a2, ये b1 ये b2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं a1 b1, भाई आपकी इच्छा है ऐसे लिख लो। चाहे कैसे, मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर नो चेंज, वैल्यू डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो ऐसे लिख लेते हैं a1 b1 और a2 b2। सही है बच्चों, कोई दिक्कत। अब अगर ऊपर वाले पे ध्यान दो तो ये भी कोई है क्या, तो हाँ जी बिल्कुल। अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चों c1 और कितना हो जाएगा, c1 हो गया, इधर ले लेते हैं c1 b2 और ये c2 b1। सही है, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट आए, यानी कि जो x है वो बच्चों ये है, इसको मैं नाम दे, इसको तो बच्चों मैं नाम दे रहा हूँ d। क्या नाम दे रहा हूँ इसको, d। और इस डिटर्मिनेंट को मैं बच्चों नाम दे रहा हूँ d1। क्या नाम दे रहा हूँ, d1। तो x जो आ गया बच्चों वो आ गया d1 ओवर d। ऐसे ही देखो y की ओर ध्यान देते हैं, तो जो ये y है हमारे पास, x तो आ गया d1 ओवर d। अब y की ओर ध्यान देते हैं, y क्या है ऊपर, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये तो वही है जो अभी लिखा था ये कि भाई a1 a2 b1 b2। और जो ऊपर वाला है बच्चों ये क्या है, तो ये है हमारा a1 और कितना है a2 c1 c2।
तो बच्चों इसको मैंने मान लिया D2 और इसे मैंने D मान ही रखा है, तो हमारे पास y आ गया बच्चों D2/D। तो हम डिटर्मिनेंट से कैसे निकाल सकते हैं, देखो कितना आसान है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताए? क्लियर है एकदम बात? चलो भाई अब देखो ध्यान से क्या है। जब हम x निकालेंगे तो पहले तो हमारे पास इसका हम क्या निकाल लेंगे, a1 b1 a2 b2, ये हमारा डिटर्मिनेंट है d। अब मेरी जब x निकालना है तो जो x के कोफिशिएंट हैं बच्चों उन्हें हटा दो और उनकी जगह c1 c2 लिख दो। नहीं समझे? यानी कि जब x को सोल्व करना है तो x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दो c1 c2 से, और अगर आपको y निकालना है बच्चों तो आप y को रिप्लेस कर दो c1 c2 से, तो उसको डिटरमिनेंट निकाल दो, इसका निकाल दो, दोनों को आपको क्या देगा, सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात? तो क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके कोफिशिएंट को इसमें से रिप्लेस कर दो c1 c2 से। जब x निकालोगे तो a1 a2 से को रिप्लेस कर देना है, और जब y निकालोगे तो v1 b2 को रिप्लेस कर देना है। क्लियर है इतनी बात? तो क्या हो गया, x हो जाएगा d1/d और y हो जाएगा d2/d। इतनी बात क्लियर है? फटाफट बच्चों इसको नोट करो, इसमें बताता हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और। तो देखो आपके पास d1 d2 तो निकल गए, हमारे पास जो इक्वेशंस थी। चलो भाई, तो दो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, एक x निकल गया और एक y निकल गया। चलो इसको भी मैं लिख देता हूं दोबारा से इधर। तो हमारे पास बच्चों ये इक्वेशंस थी। अब इसमें देखो तीन केस पॉसिबल हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर आपका d, यानी कि जो हमने d निकाला, d का मतलब समझ रहे हो क्या है, d का मतलब है a1 b1 a2 b2, और अगर मैं इसे जो a1 a2 है उसे रिप्लेस कर दूं किससे बच्चों, c1 c2 से, और d2 क्या हो जाएगा कि इसको रिप्लेस कर दूं किससे, c1 c2 से। ये हमारे पास है d1 d2। अब बच्चों केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट यानी d की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है। d कैसा है आपका, नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में बच्चों आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे और यूनिक भी कह सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन होंगे आपके। कैसे, जैसा आपने क्लास याद करो 10th में थे, तीन केस आए थे, एक आया था यूनिक सॉल्यूशन, एक आया था नो सॉल्यूशन और एक आया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेम कहानी यहाँ पर है। अगर डिटर्मिनेंट यानी d नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर आपका केस नंबर 2 d आपका 0 आ गया और आपके d1 भी 0 आ गया और d2 भी 0 आ गया, या d3 होता तो वो भी 0 आ गया, तो इस केस में कंसिस्टेंट तो हो गई और आपके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे बच्चों, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। और अगर केस थर्ड की बात करें तो ये तब है जब d तो 0 है लेकिन d1 और d2 नॉट इक्वल टू 0, यानी d1 और d2 0 नहीं है बच्चों, तो वो केस होता है इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी है। तो बच्चों इसको हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। क्लियर है बात? तो इतनी बात समझ में आ गई। आपको करना क्या है, जब भी आपको इक्वेशंस दी हुई है तो आप सबसे पहले a1 b1 a2 b2 से d निकालें। d1 कैसे निकलेगा, आप x के कोफिशिएंट को हटा दें, c1 c2 रख दें, और y के जो आपको दिखाई दे रहा है इसके कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दो c1 c2 से, तो d2 निकल आएगा। यानी कि जो x हमारा क्या है वो आपको पता है, जो x है वो बच्चों d1/d है और जो y है वो आपका d2/d है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशंस हैं। अगर आपका d 0 है, अगर आपका d क्या है बच्चों, 0 है और d1 d2 भी 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन d1 d2 यानी कि इनमें से कोई एक या दोनों 0 नहीं है तो बच्चों ये नो सॉल्यूशन है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसे नोट करें। फिर देखते हैं बच्चों तीसरा एप्लीकेशन, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स।
चलो भाई, ये आपने अगर बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, शायद क्लास 10th में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ, याद करो दिमाग में अपने, क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th में आप उससे यूज़ करते थे। नहीं आ रहा याद? चलो मैं बता देता हूँ अभी। तो देखो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास 10th में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला था, दल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। क्लियर है बात इतनी? तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल था। अगर ध्यान से अगर इसे हम देखें तो बच्चों ये एक्चुअल में एक डिटर्मिनेंट ही है। कैसे? देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अगर आप इसे इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, देखो क्या आता है। अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो x1, इसको तो परमानेंट ढक चुके हैं, y2 माइनस हाफ है ही आगे इसके, y2 माइनस y3। अब x2 निगेटिव आएगा क्योंकि ऑड पोजीशन है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? इसको ढक दिया, y1 माइनस y3, और फिर आ जाएगा x3, इसको ढक देंगे तो y1 माइनस y2, माइनस कॉमन ले लेना तो 1/2, तो x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 और y1 माइनस y2। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तो यानी कि जब कभी भी आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जैसे उसके 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, जैसे दे दिया 1 और 2, दूसरा दे दिया 3 और 4, और एक दे दिया 1 और 5, ऐसे दे दिया, और आपसे कहा बताओ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आप सीधा क्या सोल्व करो? डिटर्मिनेंट। क्या है डिटर्मिनेंट? देखते हैं, यानी कि हाफ। इसको आप x1 ले लो, इसे y1, इसे x2, इसे y2, और इसे x3 और इसे y3। तो 1 1 2 1 3 4 1 1 5 1। आप चाहो तो इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हो, नहीं तो मतलब आप सीधा भी इसे एक्सपेंड कर सकते हो। चलो मैं पहले रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं, तो कितना आएगा? 1 4 माइनस 5 माइनस कितना हो जाएगा? -2, कितना आ गया? 3 इंटू 1 3 माइनस 1 प्लस 3 5 15 माइनस 4। क्लियर है बात इतनी? तो 1/2 माइनस 1, 3 में से 1 गए 2, 2 2 4, 15 में से 4 गए 11। तो ये कितना आ गया? अगर आप देखो तो 11 माइनस 5 यानी कि ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। सिंपल। फिर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट थे 1 2 3 4 1 5, मैंने इसको लिखा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1, और इस रो के अबाउट, इस रो के अलोंग हमने क्या कर दिया? इसको एक्सपेंड कर दिया। चलो भाई 1/2 1, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया, 2 लिया तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हमारा 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो गया। ओड पोजीशन थी इसलिए माइनस लिया, तो 3 5 15 माइनस 15 माइनस 4 हो गया 11, 11 में से 5 या 6, तो 3। कितना आसान था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। लेकिन आपको 3 चीजें याद रखनी है इसमें। जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो पहली चीज क्या है? पहली चीज बच्चों आपको ये याद रखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या होता है ये? इट इज, या कह सकते हैं कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। दूसरी बात,
अगर आपको एरिया गिवन है, क्या है, एरिया आपको बच्चों गिवन है, तो ध्यान रखना आपको दोनों वैल्यू लेनी है, आपको प्लस भी लेनी है और माइनस भी, दोनों वैल्यू उसको लेना है। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, ट्रायंगल क्या आ जाए 0, तो आपकी जो होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ये आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला कि एरिया हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव, यानी कि मॉडुलस जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्लियर है इतनी बात। और अगर एरिया गिवन है तो आप उसकी प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लोगे। और अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है, तो समझ लो कि वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। क्लियर है इतनी बात। फटाफट इसे नोट करो, फिर करते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए x1 y1 b c, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज इक्वल टू a, देन प्रूव दैट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको a दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलो भाई, अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था, 1y2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये बताया था। ठीक है, चलो भाई, मैं क्या इस 2 को इधर भेज सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर 2 है तो क्या करें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, सो यहाँ 1। क्लियर है। अब इस 2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, 4 del x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, हाँ या ना। अब इसमें स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दो, तो ये हो जाएगा 16 del स्क्वायर x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है इक्विलेटरल, तो आपको पता है √3/4 साइड स्क्वायर, यहां रख दो, कोई दिक्कत हो बताओ। तो देखो जैसे यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा, ये 16 √3/4 a स्क्वायर स्क्वायर, तो आ गया 16 3/16 a की 4। तो क्या है आंसर, 3a की 4। कितना आसान था, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दिस। अब हमने क्या करा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो देखा ये कि भाई यहाँ पर जो है वो सब में 2 2 आ रहा है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करी और स्क्वायर कर दिया। और हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इज साइड स्क्वायर। क्लियर बात है। टेल की वैल्यू रखी, कोई दिक्कत, फटाफट नोट करो। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बच्चों IIT 2002 में ये आया था। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तभी होंगे जब बच्चों d1 भी 0 होगा, d2 भी 0 होगा और d भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, तीनों केस होने चाहिए। तो पहले d को रखते हैं, तो d0 का मतलब क्या था कि ये यानी कि k+1 8 k और k+3 ये 0 आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, k+1 k+3 -8k इज इक्वल टू 0। तो k² + 3k + k 3 -8 इज इक्वल टू 0। तो k² -4k + 3 इज इक्वल टू 0 फैक्टर कर सकते हो। तो k² -3k -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, k -3 माइनस कॉमन ले लो तो k -3 इज इक्वल टू 0। तो k -1
k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों k की वैल्यू आ गई 1 और 3। क्लियर है? चलो भाई, अब हम किसको रखते हैं, d2 इज इक्वल या d1 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। d1 मैंने बताया था आप x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दो इससे। चलो भाई, d1 0, तो कितना आ जाएगा, रिप्लेस इसको हटा के रख देते हैं इधर, तो आएगा 4k 3k माइनस 1 8k प्लस 3। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 4k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 24k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, k स्क्वायर 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितने इसके भी फैक्टर हो जाएंगे सेम, कितने आएंगे, तो ये 2 1 2। क्लियर है इतनी बात? तो k कॉमन ले लेंगे, k माइनस 2 माइनस 1 k1 ले लेंगे, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो k1 आएगा और 2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो भाई यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो बच्चों आप d3 भी निकाल लेते हैं, मैं ये हटा दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो आप इसे फटाफट इसे लिख लें इतने। इसको अगर मैं बच्चों हटा दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, बस हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई हैं। हमारे पास वैल्यू k की इससे आई थी कितनी, 1 और 3। चलो भाई अब इस वाले में रिप्लेस करते हैं। अब मैं d2 को 0 रख रहा हूँ, तो k प्लस 1 4k k 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 3k माइनस 1 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, k इंटू दिस 3k स्क्वायर माइनस k 3k माइनस 1 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस k स्क्वायर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 0। तो बच्चों ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी k की वैल्यू क्या आ गई। अब तीनों में कॉमन देखो, ये कितना आया 1, इसमें क्या आया था 1, इसमें क्या आया था 1। तो आंसर क्या हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? तो मैंने क्या बताया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बच्चों तभी होंगे जब आपका d1 d2 और d तीनों 0 हों। d इनके कोफिशिएंट से बन गया k प्लस 1 8k और k प्लस 3। फिर उसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इससे तो d1 आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे तो d2 आ जाएगा। d1 d2 निकालने के बाद हमने देखा कि जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, इस क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीख लिया और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस देख लिए। क्लियर है बच्चों? तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।